जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 1793 का चार्टर कानून। देखिए दोस्तों, 1793 के चार्टर कानून को पढ़ने से पहले एक और अधिनियम अति महत्वपूर्ण है और जिसका जिक्र 1793 में किया गया है और मात्र वो अधिनियम 2 लाइन का है। तो चलिए सबसे पहले उसको समझते हैं, क्योंकि यदि आप उस अधिनियम को समझ लेंगे तो 1793 का चार्टर कानून का कुछ प्रावधान आप समझ जाएंगे। तो चलिए, जब 2 लाइन का है और उसी से हमको आगे समझना है तो सबसे पहले हम लोग उसी को समझते हैं। तो देखिए, जो 1786 का नियम है ना, वो मात्र एक व्यक्ति के लिए बनाया गया था। मात्र एक व्यक्ति के लिए उस अधिनियम को बनाया गया था, या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उस अधिनियम का महत्व सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है। तो देखिए, यह है 1786 का अधिनियम। देखिए, इसमें क्या होता है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी जो 1786 का अधिनियम है, एकदम लाइन बाय लाइन याद रखिएगा। देखिए, 1786 का अधिनियम में क्या होता है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। देखिए, इसको नियुक्त किया जाता है, इसको पद दिया जाता है। तो ये कहता है कि मुझे यदि यह इस पद पर नियुक्त कर रहे हैं तो मेरी 2 कंडीशन है, यानी मेरी 2 डिमांड है। यदि आप उनको पूरा करते हैं तो मैं इस पद को ग्रहण करूँगा। तो बात ये आती है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है कि यदि मुझे इस पद पर विराजमान होना है, इस पद पर सुशोभित होना है, तो मेरी 2 डिमांड है। यदि आप उस 2 डिमांड को पूरा करेंगे तो ही मैं इस पद को ग्रहण करूंगा। तो देखिए, इसकी क्या क्या डिमांड थी। तो देखिए, पद स्वीकार करने के 2 शर्त थे। पद स्वीकार करने के 2 शर्त थे, यानी यह पद स्वीकार तब करेगा जब इसकी 2 मांगों को पूरा किया जाएगा। तो इसने पहला डिमांड किया कि कमांडर इन चीफ। देखिए, कमांडर इन चीफ लिखा रहता है तो कंफ्यूजन होता है। कमांडर इन चीफ का मतलब होता है सेनापति। कमांडर इन चीफ का मतलब क्या होता है? सेनापति। तो इसने कहा कि मुझे सेनापति का पद दिया जाए, यानी मुझे सेनापति का भी पद मिलना चाहिए। कमांडर इन चीफ यानी सेनापति का पद दिया जाए, यानी इसका यही मानना था कि हमको सेनापति का पद दिया जाए। अब देखिए दूसरा, विरोधी मामलों में अपनी परिषदों का मतलब क्या होता है? सभा। परिषद का मतलब क्या होता है? सभा। तो देखिए, विरोधी मामलों में अपनी सभाओं के निर्णय को न मानने का अधिकार हो। यानी ये चाहता था कि मैं स्वतंत्र रहूं। यानी जो सभा है मेरी, उस सभा का जो सभा के अधिकारी है, वो कर्मचारी है, उनका निर्णय मैं न मानूं। यानी इसके लिए मुझे स्वतंत्रता चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने इसको भी ये क्या किया? हाँ किया कि हाँ भाई, ये तुम्हारी 2 शर्तें हैं, मैं तुम्हारी 2 शर्तों को मानता हूँ। तो पहला क्या था कि सेनापति का पद दिया जाए, और जो उसकी सभा थी, जो उसकी परिषद थी, उसके निर्णय को न मानने का अधिकार हो। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा है कि जो ये परिषद है ना, इसका जो विचार है, इसका जो निर्णय है, मैं न मानूं। यानी इनके निर्णय को न मानने का अधिकार हो। यानी वो क्या चाहता था? वह जो निर्णय से, वह परिषदों का निर्णय है, उनसे स्वतंत्रता चाहता था, आज़ादी चाहता था। यानी स्वतंत्र रहकर अपने विचारों को रखना चाहता था। तो सरकार ने कहा कि जाइए, हम आपको स्वतंत्रता देते हैं, आप इनके अधिकारों को न मानिएगा, इनके निर्णय को न मानिएगा। तो 2 ही चीज़ हुआ, और यह सिर्फ किसके वजह से हुआ? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की वजह से 1786 का नियम ऐड किया गया। तो चलिए, अब चलते हैं 1793 का चार्टर कानून। तो देखिए, 1793 का चार्टर कानून से पढ़ने से पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 1786 का अधिनियम ये कहता है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। और जब यह नियुक्त हुआ तो इसने नियुक्ति के लिए 2 कंडीशन रखी। पहला कि इसे सेनापति का पद दिया जाए, और जो इसकी सभा है और सभाओं के निर्णय को न मानने का अधिकार प्राप्त हो। यानी यह खुद में स्वतंत्र होकर किसी निर्णय को लेने के लिए क्या करना चाहता था? अपने आप को आज़ादी देना चाहता था, अपने विचारों को रखने की आज़ादी देना चाहता था कि मैं किसी मुद्दे पर अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक रख पाऊँ, मैं अपने निर्णय को खुद रख पाऊँ, यानी मैं जैसा चाहूँ वैसा निर्णय लूँ। तो इसके लिए इसको आज़ादी दिया गया। अब आते हैं 1793 का चार्टर कानून। तो देखिए, 1793 का चार्टर कानून क्या कहता है। देखिए, इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नर को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपने परिषदों के फैसले को बदल सकते हैं। देखिए, 1793 के पहले यानी 1786 के अधिनियम में सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह अधिकार दिया गया। यानी जब वो खुद मांगा
जब वह शर्तें रखी तब उसको दिया गया। लेकिन 1793 का चार्टर कानून आता है तो इसमें क्या होता है कि सभी गवर्नर जनरल और सभी गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह अपने परिषदों के निर्णय को बदल सकते हैं, अपनी परिषदों को निर्णय को पलट सकते हैं, यानी उनको न मान सकते हैं, उनको न मानने का अधिकार हो गया। तो यही कह रहा है, इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपने परिषदों यानी अपने सभाओं के फैसले को बदल सकते हैं। यानी पहले 1786 के अधिनियम में सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह अधिकार था और वह अधिकार उसको मांगने से मिला था, उसके कंडीशन पर मिला था। लेकिन 1793 का जब चार्टर कानून आया तो यह सबको अधिकार दे दिया गया। जब 1793 का चार्टर कानून आया तो यह सबको अधिकार दे दिया गया, यानी इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसले को बदल सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या हुआ, इसके अनुसार बॉम्बे और मद्रास की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। यानी क्या किया गया कि जो बॉम्बे और मद्रास की सरकारें थी, बॉम्बे और मद्रास की सरकारें थी, उस पर गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया गया। यानी गवर्नर जनरल की जो नियंत्रण पावर थी, वो कंट्रोल पावर थी, उसको और बढ़ा दिया गया। किस पर? बॉम्बे और मद्रास की सरकारों पर गवर्नर जनरल की नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। यानी कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल था, इसकी शक्ति को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया, इसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया। और बॉम्बे और मद्रास की सरकारें की पावर थोड़ी घटा दी गई और जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्ति को थोड़ी बढ़ा दी गई, जिससे गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे की सरकार पर अंकुश लगा पाए, नियंत्रण रख पाए। इतना हो गया। अब देखिए तीसरा, इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। यानी इस कानून के द्वारा भारत पर व्यापार कर रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार रूप से व्यापार कर रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए इसको क्या किया? बढ़ा दिया गया। यानी एक ही रूप से, एकाधिकार का मतलब एक ही रूप से, एक ही प्रकार से शासन करना। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती थी, तब वो वही करेगी, अब दूसरा कोई नहीं आएगा, वही करेगी। इसको क्या किया गया? इस कंडीशन को लागू किया गया, यानी अगले 20 वर्षों के लिए, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही भारत पर शासन करेगी, इसको ऐसा कहा गया। और चौथा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। क्या कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखिए पहले इसको समझ लीजिए। देखिए पहला ब्रिटिश राजा था, यानी ब्रिटेन का राजा था। उसके बाद ब्रिटेन की संसद आती है। उसके बाद जो ब्रिटेन की संसद है वह 2 लोगों को नियुक्त की थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके बाद गवर्नर जनरल आता था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यानी भारत पर शासन कैसे किया जाता था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी भारत पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन करता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के 2 पार्ट, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। और ये इस दोनों को चलाता था कौन? ब्रिटेन का संसद। और ब्रिटेन की संसद को कौन चलाता था? ब्रिटिश का राजा। तो ये ऐसे भारत पर शासन किया जाता था। तो देखिए पहले ब्रिटिश का राजा होता था, उसके बाद ब्रिटेन की संसद होती थी। ब्रिटेन की संसद ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। इसके बाद गवर्नर जनरल आता था और गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना शासन करता था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय लोगों पर, भारतीय के व्यापारों को देखती थी। तो ऐसे शासन किया जाता था। तो देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो देखिए आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ब्रिटेन की संसद ने नया नियुक्त किया था, यानी नई परिषद बनाई थी, नए संगठन बनाई थी। यानी इसका 2 कार्य था, यानी राजनीतिक कार्यों को भी देखना और राजनीतिक कार्यों को भी देखना और व्यापारिक कार्यों को भी देखना। तो इसको सिर्फ व्यापारिक कार्य दिया गया और इससे एक कार्य छीन लिया गया, तो राजनीतिक कार्य इसको दे दिया गया। यानी नया संगठन बनाकर, पहले ये नहीं थी, पहले यही राजनीतिक कार्यों को और व्यापारिक कार्यों को देखता था। लेकिन बाद में ब्रिटेन की संसद ने इससे एक कार्य छीन लिया और इसको सिर्फ व्यापारिक कार्य दिया और इसको राजनीतिक कार्य सौंप दिया। जब इसको राजनीतिक कार्य सौंप दिया तो यहाँ देखिए इसको नियुक्त कौन किया? ब्रिटेन की संसद ने। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा इनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। यानी इसने कहा ना कि मैं भले ही नियुक्त किया हूँ, जैसे कि भाई मैं किसी व्यक्ति से काम कराऊँ, मैं किसी व्यक्ति को नियुक्त करूँ कि जाइए
यह काम करिए तो पैसा तो मुझे ही देना पड़ेगा ना। इसमें उल्टा हो गया। देखिए ब्रिटेन की संसद ने कहा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और इनके अधिकारी हैं, इनके कर्मचारी हैं, इनका वेतन ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया जाएगा। यानी इनका भुगतान, इनकी सैलरी कौन देगी? ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, भारतीय राजस्व में से ही वसूला जाएगा। तो देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब कर्मचारियों और नियंत्रण बोर्ड का वेतन भी अब कंपनी से वसूला जाने लगा। यानी इस 1793 के चार्टर कानून में यानी नियुक्त किया है ए, तो जिम्मेदारी बनता है कि इसको पैसा दिया जाए, यानी यह पैसा दे इनको, लेकिन अब पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है। कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया था। इसे विशेषाधिकार या देश व्यापार के नाम से जाना जाता था। क्या होता था कि पहले एकाधिकार रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, लेकिन यदि कोई व्यापारी, कोई कंपनी, छोटी मोटी कंपनी या व्यापारी व्यापार करना चाहता था, इच्छुक था भारत में व्यापार करने के लिए, तो उसे लाइसेंस बनवाना पड़ता था। तो लाइसेंस कौन बनवाती थी? ब्रिटेन की संसद। और उसको लाइसेंस किससे प्राप्त करना पड़ता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी लिस्ट जारी करती थी, तो ये जाता था ब्रिटेन की संसद के बाद। यदि ब्रिटेन की संसद उस लाइसेंस को पास करता था तो उसको व्यापार करने की इजाज़त दी जाती थी। यानी कंपनी को, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया था। यानी कंपनी को दिया गया था, कंपनी को अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया था कंपनी को, और कंपनी ले जाकर देती थी ब्रिटेन की संसद को, वहाँ से लाइसेंस बन कराता था, पास होता था, तो उस व्यक्ति को, उस कंपनी को दिया जाता था कि आप जाइए व्यापार करिए। इसे विशेषाधिकार या देश व्यापार के नाम से जाना जाता था। इस लाइसेंस को विशेषाधिकार या देश व्यापार के नाम से जाना जाता था। अब देखिए 2 पॉइंट है मात्र, इसको समझ लेते हैं। जगह नहीं था तो नहीं लिख पाया। देखिए समझिएगा। देखिए क्या हुआ कि सभी खर्चों के बाद कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को भारतीय राजस्व में से सालाना 5 लाख देना पड़ता था। यानी जो ये कंपनी थी, इसको सब खर्चा भिजवा कर, सब कुछ निकाल कर एक साल में ब्रिटिश सरकार को, यानी इसको 5 लाख रुपये सालाना देना पड़ता था। यानी हर वर्ष इसको ब्रिटिश के सरकार को क्या करना पड़ता था? 5 लाख रुपये देना पड़ता था। हर एक खर्चा को भिजवा कर 5 लाख रुपया सालाना देना पड़ता था। और देखिए दूसरा, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई। यानी कहा गया कि कंपनी के जितने वरिष्ठ हैं, यानी बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, यानी वरिष्ठ लोग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम तक रह गए हैं, उनको यदि वो कंपनी छोड़ते थे बिना पूछे, तो उनको कहा जाता था कि आप इस्तीफा दे चुके हैं। यानी ये हर एक व्यक्ति को अपने आप में बांध कर रखते थे। जैसे कि देखिए क्या कहा गया है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को, यानी जो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी थे, वो बिना अनुमति के भारत छोड़ दिए। यदि बिना अनुमति के भारत छोड़ दिए तो उनको कहा जाता था कि वे इस्तीफा, यानी अपने पद को इस्तीफा दे चुके हैं। तो भाई कोई अधिकारी छोड़ता भी नहीं था। अब देखिए, कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्ति और कंपनी को लाइसेंस देना पड़ता था, ये तो पढ़ चुके हैं। तो देखिए यही रहा हम लोगों का क्या, चार्टर कानून 1793, और हम लोगों ने देखा 1786 का अधिनियम। तो देखिए वीडियो बहुत ही आसान था, वीडियो को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया था। हर एक बिंदु को, हर एक शब्द पर फोकस किया जाता है कि आसान भाषा में बताया जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।